नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये जियो ऑप्शनल की क्लास है और अभी बेसिक्स ही चल रहा है। अभी 3 दिन और बेसिक चलेगा। 3 नहीं, 4 से 5 दिन, 5 दिन तक ये बेसिक्स को ज़्यादा हाईलाइटेड करने के पीछे मेरा एक सिंपल सा स्वार्थ है कि कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आ जाए और ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला ही ना बना पाए तो इससे बड़ा अपमान, इससे ज़्यादा बड़ा अपमान और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स, उन सारे टर्म्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी, जो टर्म्स आ सकते हैं बीपीएससी में। जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, वो क्वेश्चन आप बाद में पूछेंगे प्लीज, क्लास के बाद। जब तक क्लास हो रही है तब तक आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखें और जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा चलेगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी यदि हम एक का क्वेश्चन उठाएंगे तो कुछ दूसरे हैं उनका भी प्रश्न हो, और सबका प्रश्न यदि हम लेने लगे तब फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, तब ये डाउट सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने लोग उतने विचार उतने प्रश्न मन में आते हैं। ठीक है, तो माफी चाहेंगे, एक भाई का था प्रश्न की उनका हैंड रेज था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक चीज तो आपको अब तक में याद हो गया होगा कि भौतिक भूगोल में हम पर्वत पढ़ते हैं, पठार को पढ़ते हैं, मैदान को पढ़ते हैं, नदियों को पढ़ते हैं, नदियों के साथ जो दूसरी वाटर बॉडीज है उनको पढ़ते हैं। हमने साउथ अमेरिका के ये सारे टर्मिनोलॉजीज देख लिए। कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, कौन सी नदियां कहाँ हैं, कौन सा मैदान कहाँ है। और मैदान में हमने बहुत ज्यादा फोकस किया घास के मैदान पे। कल की क्लास में हमने आपको जितने भी घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में हैं उन पे चर्चा की। इसके अलावा हमने आपको दो मरुस्थल के बारे में भी बताया, एक अटाकामा मरुस्थल और दूसरा पेंटागोनिया। जहां अटाकामा मरुस्थल कोल्ड करंट के कारण बनती है, शीत जलधारा के कारण बनती है, वो समुद्री जलधारा है हम्बोल्ट, पेरुवियन हम्बोल्ट करंट। वहीं पेंटागोनिया का जो डेजर्ट है वो रैन सैडो, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने और फॉकलैंड नाम की ठंडी जलधारा के पास से गुजरने, इन दोनों कारणों से बनती है। तो कुछ किताबों में पेंटागोनिया का जो कोल्ड डेजर्ट है उसका कारण रैन सैडो, वृष्टि छाया दे रखा है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि वृष्टि छाया क्या होता है। मान लीजिए ये पर्वत है और इस पर्वत का नाम है एंडीज। तो यदि इस तरफ एंडीज के सागर है, प्रशांत महासागर है, तो इधर से जो बादल बनेंगे, जो भी थोड़ा बहुत आएंगे बादल, वो बादल इन पर्वतों के सहारे टकरा के इधर तो वर्षा कर देंगे, लेकिन जब तक ये बादल अपना सारा जल वर्षा कर देंगे, हल्का होके इस तरफ आएंगे, तो इधर ये बादल वर्षा कम करेंगे। तो जब एक ओर अधिक वर्षा होती है, दूसरी ओर नगण्य वर्षा होती है या कम वर्षा होती है, तो ऐसा क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र रैन सैडो, रैन सैडो एरिया या हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो कुछ किताबों में पेंटागोनिया डेजर्ट जो है, पेंटागोनिया डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो कहाँ है ये पेंटागोनिया डेजर्ट? पेंटागोनिया डेजर्ट जो साउथ अमेरिका बनाने वाले बच्चे हैं, जानते हैं बनाने, उनको पता है पेंटागोनिया डेजर्ट जो है नीचे अर्जेंटीना वाले रीजन में है। ठीक है, यहां पर है, ये रीजन है पेंटागोनिया डेजर्ट का। और इस तरफ से एंडीज है, इधर एंडीज माउंटेन के कारण उस तरफ वर्षा कम होती है, जिससे पेंटागोनिया डेजर्ट बना। और दूसरा कारण क्या है, यहां से एक कोल्ड करंट गुजरी है जिसका नाम है फॉकलैंड करंट। तो दोनों तरफ से ये कारण है इस डेजर्ट का। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था, रटा नहीं था, समझा था। ठीक है, समझेंगे जितना बेहतर उतना उत्तर अच्छा लिख पाएंगे। उसके बाद आज हम दक्षिण अमेरिका में थोड़ी सी चर्चा करेंगे खनिज, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे उद्योग, और कुछ चर्चा रहेगा कृषि पे, और साथ में प्रमुख जो नगर हैं, बंदरगाह हैं, सिटी हैं, राजधानी है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है।
प्रमुख नगर, कृषि, उद्योग, खनिज, ये सेक्शन आज का सेक्शन है हमारा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। लगभग जो अपने साथी हैं, हम 40-45 लोग हैं और जिनमें से 40 उपस्थित हैं क्लास में। टोटल 45/1 क्लास में हैं आज, रहते हैं हम लोग प्रॉपर। तो कंटिन्यू करते हैं। ये पीछे का थोड़ा सा फ्लैशबैक था। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका छूट जाता होगा या क्लास में अनुपस्थित रहते होंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सबों का बड़ा प्यार और सहयोग मिल रहा है, तो बहुत जल्द हम आपके लिए वो व्यवस्था करेंगे जिसमें ये क्लासेस मौजूद होंगे रिकॉर्डिंग रूप में। यूट्यूब पे ना डाल के हम अपने ऐप पे डालना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि उससे आप ऑफलाइन में भी उसको देख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा आज का, साउथ अमेरिका के खनिज और साउथ अमेरिका के उद्योग और साउथ अमेरिका की कृषि। खनिज के मामले में साउथ अमेरिका जो है वह उतना धनी नहीं है जितना कि नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं दक्षिण अमेरिका। आप भी कॉपी पे ना कोशिश करिएगा मेरे कदम से कदम मिला के चलने का। आप सबको मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब जो हैं खुद में भी अपने आप में टीचर हैं। कई मेरे मित्र हैं जो अभी साथ में हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, वो खुद भी ज्योग्राफी के अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं और हमारे साथ इसलिए आए हैं कि कुछ नयापन उनको मिले बताने के लिए, सीखने के लिए और खुद भी जानने के लिए। तो मैं उन सब का सम्मान करते हुए बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने कॉपी पेन पे रखिए तरीका। जैसे एक मेरे भाई हैं राजीव जी हैं, वो भागलपुर में अच्छे ज्योग्राफी टीचर हैं, बहुत अच्छे, वो भी पढ़ाते हैं और हमारे साथ भी बैठते हैं, मित्र हैं तो साथ में हैं। तो उनका कहना था कि सर कौन सा नोट्स अच्छा होता है, एक क्लास नोट्स अच्छा होता है या फिर प्रिंट नोट्स अच्छा होता है। तो बड़ा मासूम सा सवाल था, तो मैंने सोचा कि एक बार चर्चा करें हम साथ में। देखिए, क्लास नोट्स उनके लिए अच्छा होता है जिसने क्लास किया है। यदि आपने क्लास किया है तो आप उस नोट्स को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, और प्रिंट नोट्स से ज्यादा बेहतर है कि आप बेसिक बुक ले लें, क्योंकि प्रिंट में वो जो प्रिंट करवाते हैं कोई भी टीचर, ना तो बाजीराव एन रवि का शब्बीर सर और ना ही जो स्वर्गीय आदरणीय सम्माननीय माजिद हुसैन सर हो या के सिद्धार्था हो या कोई भी सर हो ज्योग्राफी का, चाहे मैं हूं कोई भी हूं, यदि आपको चाहे कोई ब्रांड आप जिसका आप फैन है, फलना देखना हिंदी मीडियम में, फलाना तो इंग्लिश में, वो सब के सब जो प्रिंट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं ना, कैसे प्रोवाइड करते हैं उसका सिंपल सिस्टम है। 3-4 लोग लाते हैं जो 11th-12th पास आउट हैं, 3-4 किताबों में टिक मार्क करते हैं, वहां से वहां तक टाइपिंग करने देते हैं और एक एडिटर रख लेते हैं जिसने मेन लिख रखा है, मुख्य परीक्षा लिख रखा है। उस एडिटर को कहते हैं इसको थोड़ा ऐसा सजा दो कि कोई कॉपीराइट क्लेम ना कर सके, और फिर ओवरव्यू खुद कर लेते हैं, 1-2 आइडिया दे देते हैं, थोड़ा इसको अलग कर दो, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ऐसे बनता है प्रिंट नोट्स। तो प्रिंट नोट्स और क्लास नोट्स की चिंता ना करें, बल्कि आप एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की चिंता करें कि भूगोल की समझ कैसी बन रही है आपकी। समझ बनाने के लिए भूगोल की एक समझ, वैकल्पिक विषय की समझ बना के रखने से क्या होगा, आप वैकल्पिक विषय के उत्तर के साथ न्याय कर पाएंगे। समझा हुआ टॉपिक को आप अपने स्टाइल में औरों से अलग लिख सकते हैं। समझ बनाना है 3 क्षेत्र में। एक, विश्व भूगोल की समझ बनाते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम स्थानों से परिचित हो जाएं कि कहां क्या है। विश्व भूगोल जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्या जानने की कोशिश रहे हमारी, कहां पर क्या है। पहले के भूगोलवेत्ता भी यही पढ़ते थे फिजिकल ज्योग्राफी में, कहां क्या है। जब हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हो तब हमारा विचार बदल जाना चाहिए, और भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी करते समय हमारा विचार एप्लीकेशन पर फोकस होना चाहिए कि कहां पर यदि कुछ है तो वो क्यों क्यों है, ये हमें भौतिक भूगोल बताएगा, जिसको मैं पुकारता हूं कोर ज्योग्राफी के नाम से। यानी ये एप्लीकेशन देता है हमसे। ये हमें विश्व भूगोल हमें बताता है कि भारत के उत्तर में हिमालय है, भौतिक भूगोल हमें बताता है कि वहां ही हिमालय क्यों है। ठीक है, भौतिक भूगोल हमें बताता है कि हिमालय वहां क्यों है और हिमालय की उत्पत्ति वहां क्यों हुई, कहीं और क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान के तरफ एवरेस्ट क्यों नहीं बना, नेपाल के पास एवरेस्ट क्यों बना,
ये उत्तर हमें भौतिक भूगोल देता है, यानी भौतिक भूगोल यानी कोर ज्योग्राफी ये बताता है कि वहां क्यों है। विश्व भूगोल बताता है कहाँ क्या है, और भौतिक भूगोल बताता है कि क्यों है। और तीसरा पक्ष जो भूगोल का है वो है मानव भूगोल। ये तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। ये हमें मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप मानव को केंद्र में रखकर भूगोल के विभिन्न आयामों के अध्ययन की क्षमता प्रदान करता है। मल्टी डायमेंशनल एक व्यू देता है ज्योग्राफी का। सेंटर में रखते हैं ह्यूमन को। अब ह्यूमन को सेंटर में जब हम रखते हैं तो ह्यूमन के लिए जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है संसाधन, रिसोर्सेस। तो हम संसाधनों के बारे में एक जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कहां पे कौन से संसाधन है। तो हमें भूगोल, विश्व भूगोल की जरूरत हमें दोनों में होती है। भौतिक भूगोल में भी विश्व भूगोल से हम उदाहरण चुराते हैं। हम भौतिक भूगोल में किसी को ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं और मुझे दुनिया का पूरा आइडिया है और दुनिया के जितने ज्वालामुखी हैं लगभग का लोकेशन पता है, और जो हाल में ज्वालामुखी फटा, चूंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की अच्छी जानकारी रखते हैं तो हमें खुद में एक खुजली मचेगी कि क्राकाटाओ सुने हैं फटा है, तो क्राकाटाओ कहां है? क्राकाटाओ वॉल्केनो हाल में फटा है, तो कहां है क्राकाटाओ? हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं कि आंसर लिखने लगेगा छोटे बच्चों की तरह एकदम मैसेज में फटाफट। हम जानते हैं सर क्राकाटाओ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि रिसेंटली, हाल फिलहाल में, यदि कहीं कोई बड़ा ज्योग्राफिकल इवेंट हुआ, कोई ज्योग्राफिकल घटना घटी, कहीं वॉल्केनो फटा या कहीं कोई साइक्लोन आया, ठीक है, कहीं कोई हरिकेन आया या कहीं कोई विली विली आया, तो कोई यदि बड़ी ज्वालामुखी ज्वालामुखी फटा या कोई घटना घटी, तो हमें अपने आप में एक कीड़ा मचना चाहिए कि हम साउथ अमेरिका जब एक एक जगह जानते हैं, तो एक साउथ अमेरिका में एक जगह कहां है जहां ये हुआ है, ठीक है। तो ये एक समझ आपको बेहतर बनाने की कोशिश है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और वो कोर ज्योग्राफी क्यों समझा देगा आपको, और हर चीज का क्यों सोचना है। जब आपको कोई कहे ना ऑस्ट्रेलिया इज अ थ्रस्टी कॉन्टिनेंट, तो बोलना बहुत अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया तो हम जानते हैं थ्रस्टी कॉन्टिनेंट, तुम इसलिए बोल रहे हो कि वहां बहुत डेजर्ट है, तो फिर तुमको उसको उसको उठा के ऑस्ट्रेलिया वाले मुद्दे को कहां ले जाना है? फिजिकल ज्योग्राफी। और हमें पूछना है अपने आप से कि ऑस्ट्रेलिया थ्रस्टी कॉन्टिनेंट क्यों है, ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे डेजर्ट क्यों हैं। ये समझ यदि आ गया ना कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट क्यों है, ऑस्ट्रेलिया थ्रस्टी कॉन्टिनेंट क्यों है, तब समझना कि आपका कोर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। कहीं कोई यदि डेजर्ट बन रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, ये ऑप्शनल का ये लेवल है, यहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है और खुद मस्तिष्क में समझ बनानी है, नोट्स कुछ नहीं करता। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने मुख्य परीक्षा का प्रश्न होता है और आपके हाथ में पेन होता है, तो उससे जो आंसर राइटिंग जो आप करते हो एट द टाइम, ऑन द स्पॉट, तो वहां पे ना कोई नोट्स काम आता है, वहां एक तीसरे नोट्स क्रिएट होता है। कोई माई का लाल ऐसा नहीं, अब जो रट्टूमल तोता रोबोट स्कैनर है उसकी बात छोड़ दो, वहां जाने के बाद जो आप आंसर लिखते हो वो एक अलग आंसर बनता है, और वो आंसर एक्चुअल में क्या होता है, वो आंसर आपकी समझ के आधार पे ही क्रिएट होता है। तो समझ को बढ़ाना है, नोट्स का क्वांटिटी घर में नहीं बढ़ाना है। यहाँ हम जो मुखर्जी नगर वाले लोग हैं, यहाँ जो भाई लोग पढ़ता है नेहरू बिहार गांधी बिहार, इसके कमरे भर जाते हैं नोट्स से, और उसमें ज्यादा से ज्यादा अनवांटेड नोट्स तो वो होता है जो कोचिंग वाला दिया होता है। कोचिंग से निकलते समय एक एक पर्पल पंपलेट देते जाता है सबको, इतना मोटा मोटा पत्रिका, कोचिंग वाला अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि मैंने प्रिंट मटेरियल दे दिया, और कोचिंग पढ़ने वाला भाई वो मटेरियल लेके आ जाता है घर, और घर में रूम पे फेंक देता है, रूम पे इतना जमा हो जाता है, धूल लग जाता है, उसको कभी नहीं पढ़ता है वो। तो ना तो प्रिंट मटेरियल की तरफ भागना है, ना ही क्लास मटेरियल की तरफ भागना है। आपको अपनी एक तगड़ी समझ बनानी है, और ऐसी समझ बनानी है कि सबसे पहले विश्व की अच्छी पकड़ बनानी है। ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट शुड बी फेमिलियर विथ यू, ठीक है। और उसके बाद उन जगहों को जानना है जहां पे कोई माउंटेन है, जहां पे कोई प्लेटू है, जहां पे कोई डेजर्ट है, जहां पे कोई लेक है, जहां पे कोई वाटरफॉल है बड़ा, जहां पे कोई रिवर डेल्टा बनाती है, उन सारे सेंसिटिव ज्योग्राफिकल रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते समय थोड़ा चिंतन करते जाना है, क्यों। ये जान के जब इसको पढ़ेंगे और रीडिंग मारेंगे तो आपके मन में कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, लाजमी है बनना। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। वो जो कंफ्यूजन, जो डाउट बने, वो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप वो हमसे पूछ सकते हैं कि सर पार्टिकुलर ये हमने पढ़ा कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये थ्रस्टी कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया में इतने डेजर्ट क्यों हैं, जबकि यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं है सर।
यूरोप में डेजर्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है यूरोप में? पार्टिकुलर यूरोप का जो रीजन है मैदान ही मैदान है। तो अब आपको तब जाके आप अक्षांश का कॉन्सेप्ट लेंगे, आपको अक्षांशीय कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आप देशांतरीय कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अच्छा यूरोप जो है वो जिन अक्षांशों में हो, यूरोप कर्क के ऊपर से शुरू होता है, यानी मिड लैटिट्यूड एरियाज में, मध्य अक्षांशों में है यूरोप, और मध्य अक्षांशों में एवरेज प्रेसिपिटेशन जोन में है यूरोप। और वो जो है यूरोप जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, खुद पेनिनसुला है, एक तरफ बाल्टिक सी है, एक तरफ अटलांटिक सी है, दूसरी तरफ ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, इतने सारे सी है। तो चारों तरफ 3 तरफ से वो पूरी तरह घिरा हुआ है, एक ऊपर आर्कटिक ओशियन भी है, यानी चारों तरफ वाटर बॉडीज है, प्रायद्वीप है यूरोप। तो चारों तरफ वाटर बॉडीज के कारण और मिड मिड लैटिट्यूड यानी मध्य अक्षांश में होने के कारण यूरोप के पास एक जो एवरेज प्रेसिपिटेशन है वो मिल जाता है, और इसी कारण से यूरोप जो है वहां डेजर्ट नहीं मिलता, ना ही यूरोप के आंतरिक भागों में कोई आसपास से कोई कोल्ड करंट गुजरा है। देखेंगे जब पूरे विश्व का, तो ज्यादातर डेजर्ट 3 कारणों से बना है, 3 कारण से। नंबर 1, डेजर्ट बना है कोल्ड करंट से। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि ये कोल्ड करंट क्या होता है। समुद्र में 2 तरह की जलधारा चलती है, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधाराएं पहला कारण है डेजर्ट बनने का। दूसरा कारण, ठंडी जलधारा के अलावा दूसरा कारण है रैन शैडो, वृष्टि छाया। मतलब कोई पर्वत के ओट में है कोई जगह जहां वर्षा नहीं हो पाती है ठीक से, वहां बनता है डेजर्ट। तीसरा कारण है डेजर्ट बनने का, एक तो रैन शैडो हो गया, एक कोल्ड करंट हो गया। तीसरा कारण जो है डेजर्ट बनने का वो है डिफॉरेस्टेशन। पर्टिकुलर रीजन में यदि कोई माउंटेन नहीं है, प्लेन या डीप एरिया है, गहरा क्षेत्र है, और वहां कोई वेजिटेशन, उतना प्रॉपर वेजिटेशन नहीं है, तो वहां डेजर्ट क्रिएट होता है। यानी वेजिटेशन का होना, वनस्पति का होना भी एक बहुत जरूरी है वर्षा के लिए। चलो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। आप अब इस स्तर से सोचना कि हमें अच्छी समझ बनानी है। सबसे पहला स्टेप क्या है? वर्ल्ड मैप को समझना। दूसरा स्टेप क्या है? फिजिक्स, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से इसको इंटरकनेक्ट करना। जितने पर्वत हैं दुनिया के, उसको एक वर्ल्ड मैप बना लेंगे, उसमें सारे पर्वत को दिखा देंगे, और हर एक पर्वत को समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पर्वत को समझने की कोशिश करेंगे कि यहां यदि रॉकी है, यहां यदि रॉकी है तो क्यों है, यहां यदि एंडीज है तो क्यों है, यहां यदि आल्प्स है तो क्यों है ये आल्प्स, यहां यदि हिमालय है तो क्यों है, यहां यदि ग्रेट किंगन है तो क्यों है, जितने माउंटेन सीरीज, यहां पे ड्रैकेंसबर्ग है तो क्यों है, यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो क्यों है। ये पूरा माउंटेन सीरीज बता रहा हूं, पूरी दुनिया का माउंटेन सीरीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे माउंटेन सीरीज को, मेन माउंटेन सीरीज को पहचानना है कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन सीरीज है, तो ये रॉकी हो गया, ये एंडीज हो गया, ये आल्प्स हो गया, ठीक है, ये कार्पेथियन हो गया, ये डैनरिक आल्प्स हो गया, ये स्कैंडिनेवियन हो गया, ये हिमालयाज हो गया, ये चाइना का ग्रेट किंगन, और बाकी दूसरे क्यूनल्यून अल्टाइटाग माउंटेन सीरीज हो गया। और ये वाला रीजन जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला माउंटेन है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ड्रैकेंसबर्ग हो गया। तो दुनिया के जितने मेन पर्वत हैं उसकी स्थिति वर्ल्ड मैप बना के देखनी है, और उस स्थिति पे थोड़ा चिंतन करना, मन में डाउट लाना है कि ये यहाँ क्यों है, क्यों है और कैसे बना है। यदि ये समझ में आ गया, जैसे एंडीज आपको समझ में आ गया कि यही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेटें टकराती है, और कैसे बना है, इन प्लेटों के टकराने से बना, ये समझ में आ गया। इसी तरह रॉक की भी इसी तरह से बना, ये भी इसी तरह से बना, ये थोड़ा अलग बना है। स्कैंडिनेवियन ओल्ड माउंटेन है, उसके बनने की प्रक्रिया अलग है। ड्रैकेंसबर्ग जो अफ्रीका में है, इसके बनने की प्रक्रिया अलग है। हिमालय फिर उसी तरीके से बना, टकराने से। जो जो इस तरह से टकराने से बना है, 2 प्लेटों के टकराने से बना है, हिमालय इंडियन प्लेट और ऊपर यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है, वो बलित पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है। एंडीज जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है। रिवीजन बहुत मस्त होगा, रिवीजन इसलिए मस्त होगा कि हम 10 वर्ल्ड मैप में पूरा ज्योग्राफी रिवाइज करा सकते हैं आपको। 10 वर्ल्ड मैप मैं बना लूं, उसी 10 वर्ल्ड मैप में मैं जबरदस्त ज्योग्राफी रिवाइज करा सकता हूं। जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको, जो जीरो से है उसको दिक्कत होगी, लेकिन पढ़े लिखे को बहुत अच्छा समझ में आएगा, और उसको बेहतरीन लगेगा कि यार ये तरह से सोचा नहीं था हमने।
क्यों है यहाँ पे और कैसे बना है, और ये इसको समझा चुका हूं। बलित है, रॉकी भी बलित यानी फोल्डेड माउंटेन है। जो भी इस तरह आल्प्स भी बलित यानी फोल्डेड माउंटेन है। फोल्ड माना मुड़ जाना, टकराएगा कोई तो इन दोनों के टकराने से किनारा दोनों का मुड़ जाएगा और पर्वत बनेगा। ये हिमालय भी नवीन बलित मोरदार पर्वत है, ठीक है, और ये भी नवीन बलित मोरदार पर्वत है। ये भी बलित पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लेकिन ड्रैकेंसबर्ग ये रहस्यमय पर्वत है, भूगोलवेत्ता नहीं जानते अभी तक कि ये क्यों बना है। कब बना है ये तो जानते हैं, लेकिन क्यों बना है इसका कोई लॉजिक नहीं। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का एक अपवाद है, ये क्यों बना है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है, और इसके बारे में कहा जाता है ये स्कैंडिनेवियन नॉर्वे और इसके ऊपर है, नॉर्वे स्वीडन के पास स्कैंडिनेवियन माउंटेन। पर्वतों का एक ऐसा समझ बनाइएगा आप अपना, ठीक है। मैं तो बनाऊंगा ही, आप भी अपना बनाना, देखना कि एंड में आपको ये समझ में आता है कि नहीं। चलो ठीक है, आज हम थोड़ा सा इतना इसलिए बात किए 2 मिनट 5 मिनट, क्योंकि एक भाई था, उनका क्वेश्चन था, ठीक है, एक भाई का क्वेश्चन था, वो बता रहे थे हम आपको। समझ बनाना है आपको, जो भी टीचर क्वालिटी के हमारे भाई बहन हमारे साथ, आपको पर्वत की समझ इतनी अच्छी बनानी है, पठार की समझ बनानी है, मैदान की भी ऐसी ही समझ बनानी, कहां पे कौन सा मैदान है, मरुस्थल की समझ बनानी है, नदियों की पूरी व्यवस्था समझनी है। और यदि ये सारी चीजें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ समझ लिए, आपसे बेहतर फिर ज्योग्राफी का आंसर कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो बच जाता है, जब ये सब समझ जाएंगे ना, एक बार आपको जलवायु की समझ अच्छी हो गई तो फिर आप ह्यूमन ज्योग्राफी भी बहुत न्याय कर पाएंगे उसके साथ। और 2 ही सेक्शन होता है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। साउथ अमेरिका पढ़ा चुका था, खनिज मैं साउथ अमेरिका का बता रहा हूं आपको, खनिज देख लीजिए। उसके बाद फिर हम नॉर्थ अमेरिका चलेंगे, खनिज और उद्योग देख लीजिए। साउथ अमेरिका में जो खनिज है, खनिज के मामले में साउथ अमेरिका उतना धनी नहीं है। खनिज किसको कहते हैं? खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, जिसको हम जमीन से खोद कर निकालते हैं। तीनों रूपों में निकालते हैं। कुछ खनिज ठोस रूप में होता है, सॉलिड फॉर्म में, कुछ खनिज द्रव रूप में होता है, और कुछ खनिज गैस के रूप में होता है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में खनिज होता है। खनिज से ही हम अयस्क प्राप्त करते हैं। अयस्क किसको कहते हैं? अयस्क उन खनिजों को कहते हैं कि जिससे धातु प्राप्त होता है और धातुओं के साथ कुछ गंदगी मिली होती है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है क्वांटम फिजिक्स। अयस्क उन खनिजों को कहते हैं जिनसे धातु निकाला जाता है, जिनमें कुछ गंदगियां मिली होती हैं, उन गंदगियों को धो दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, गैंग बोलते हैं उसको, गैंग्स बोलते हैं, ठीक है। इंप्योरिटीज को अलग किया जाता है तो मेटल बचता है, वो क्या है? अयस्क बनता है, उसको अयस्क कहते हैं, जिनसे निकालते हैं हम वो खनिज। और कुछ खनिज जैसे पेट्रोलियम अयस्क थोड़ी है, पेट्रोलियम अयस्क नहीं है, कोयला अयस्क नहीं है, नेचुरल गैस अयस्क नहीं है, लेकिन ये सब खनिज है। पेट्रोलियम एक खनिज है, कोयला एक खनिज है, ठीक है, नेचुरल गैस एक खनिज है, सेल गैस भी एक खनिज है, लेकिन ये खनिज है, अयस्क नहीं है। तो खनिज, यदि हम साउथ अमेरिका के अंदर खनिज देखें तो जो अर्जेंटीना वाला रीजन है, ये रीजन, अर्जेंटीना वाला रीजन, इस रीजन में जहां प्लेटू है, कौन सा प्लेटू है? यहां पेंटागोनिया का पठार, ये तांबा में रिच है, कॉपर है यहां पे, तांबा, बॉक्साइट, इन चीजों में रिच है ये। इसके अलावा जो चाइल वाला रीजन है, चाइल, ये रीजन जो है ये चाइल का रीजन है। चाइल में एक जगह है बड़ा फेमस, उसका नाम है चिक्विकमाटा। ध्यान से सुनना, चिक्विकमाटा लिख लेना कहीं पे आप भी मैप बना के मेरी तरह से। चिक्विकमाटा, देखो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूं, बस मैं चिली में बता रहा हूं, आप भी ऐसे ही याद रखना। चाइल में एक जगह है चिक्विकमाटा, ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइंस है। चिक्विकमाटा तांबे की खान है, तांबे की खान है चिक्विकमाटा। चिक्विकमाटा चिली में है, चाइल जिसको बोलते हैं, चिली, चिली में। रिसेंटली चिली न्यूज में था क्योंकि वहां पे विद्रोह हुआ था, वहां कुछ विद्रोह जो है स्टूडेंट्स ने किया था, कुछ फेयर बढ़ गया था मेट्रो का, उसके लिए चिली हमेशा न्यूज में रहता है। और एक और यहीं पे एक नगर है जिसका नाम है अरेका, हमने बताया था भूतिया सिटी है अरेका,
अरेका जो है यहाँ नाइट्रेट की खान है, अरेका में नाइट्रेट का खान है, नाइट्रेट की खान है नहीं थी, अब ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे भूतिया सिटी है, हॉन्टेड सिटी है अरेका। तो अरेका और चिक्विकामाटा बड़ा फेमस है, कहाँ का, ये चाइल का फेमस है, और पेंटागोनिया का पठार भी फेमस है तांबे के लिए। तो तुम एक चीज नोट करो कि तांबा मिल रहा है यहाँ पे, तांबा मिल रहा है, अलौह धातु में काउंट होता है इसको, नॉन आयरन फैमिली का मेंबर है ये तांबा, ठीक है, चुंबक नहीं सटेगा इसमें, नॉन आयरन फैमिली का मेंबर है तांबा। और तांबा यहां मिलता है, बॉक्साइट भी थोड़ा बहुत मिलता है, और नाइट्रेट यहां मिल रहा है। इस तरफ वो पेट्रोलियम का भंडार नहीं मिला है, मिनिमम, मतलब पेट्रोलियम निकाला नहीं जाता इस एरिया से। फिर हम आते हैं ये वाला रीजन जिसको आप पेरू कहते हो। पेरू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है एक खनिज का, और वो खनिज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वहां पेरू एक एक निर्यात करता है जिसको कहते हैं फास्फोरस। पेरू फास्फोरस का निर्यात करता है। पेरू गरीब देश है, चिली गरीब देश है, तो पेरू जो फास्फोरस का निर्यात करता है, कैसे करता है, बिल्कुल यूनिक तरीके से ये फास्फोरस का निर्यात करता है। आपको पता होगा कि पेरू के समुद्र तट पर, चिली और पेरू दोनों, ज्यादातर पेरू के समुद्र तट पर एक खास पक्षी पाई जाती है। उस पक्षी का नाम है गुयानो बर्ड, गुआनो बर्ड नाम है, गुयानो पक्षी। ये गुयानो पक्षी जो होती हैं, ये मछलियां खाती हैं, समुद्री मछलियां, और समुद्री मछलियों को खा के उसको जब वो डाइजेस्ट करती हैं, तो जो बिट, आप पोटी कहिए, बिट, उन पक्षियों का जो बिट होता है उसमें 84 टू 89, एक्यूरेट डाटा पे मत मरिएगा छोटे बच्चे, इसमें 49 मैं बोलेगा ना 82 टू 89, तो बताएगा वो ये खोज लगता है 89 पॉइंट, सर नहीं, बस लगभग मैक्सिमम ऐसा बोलिए। यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स फैक्ट पे नहीं जाते, क्या बोलेंगे, गोयानो बर्ड्स के बीट में मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, किस चीज की, फास्फोरस की। फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है गुयानो बर्ड के बीट में। और पेरू की सरकार क्या करती है, जो स्थानीय मछुआरे हैं उनको प्रोत्साहित करती है उन बीट को इकट्ठा करने के लिए। और वो जो भी मछुआरे हैं पेरू के तटीय क्षेत्र में, वो उन बीट को, उन पक्षियों की बीट को कलेक्ट करके, जमा करके देती हैं सरकार की एजेंसी को, और फिर या कंपनियों को, वो कंपनियां उसको रिफाइन करके उससे फास्फोरस बनाती हैं। जो आप एनपीके उर्वरक में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यूज करते हो, उसमें दुनिया भर को फास्फेट निर्यात करने वाला ये देश है पेरू। देखो, अलग तरीके से जानकारी देना चाहता हूं, इसी बहाने वो देश याद रहे आपको। तो पेरू के तट पर गोयानो पक्षी माइग्रेटेड बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड है, सालों भर पेरू में नहीं रहती है, दिसंबर जनवरी में पेरू से भाग आती है, ये पेरू चिली से भाग आती है, वहां से अफ्रीका आ जाती है। क्यों आ जाती है ये, वहां से क्यों भाग जाती है गोयानो, जब जब अल्नीनो आता है तो गोयानो पक्षी वहां से चली आती है। क्यों, क्योंकि अल्नीनो के कारण आसपास तट पर मछलियां मर जाती हैं, और मरी हुई मछली खाना पसंद नहीं करती हैं, कुछ दिन तो रहती हैं, उसके बाद वहां बदबू फैल जाता है, जिसके कारण गोयानो बर्ड वहां से भाग आती है। इससे पेरू को बड़ा नुकसान होता है, पेरू की इकोनॉमी बहुत कनेक्टेड है उस पोटी को बेचने से। यानी जो चिड़ियों का बर्ड जो गुयानो बर्ड का जो बीट है, उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, गवर्नमेंट को बेनिफिट होती है, कई सारी कंपनियां इस पे काम करती है बड़े लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल पे इसका एक्सपोर्ट वाला काम करती है पेरू, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो एक तो ये यूनिक खनिज, ये खनिज नहीं है, एक जुगाड़ है पेरू के पास स्पेशल, ठीक है। पेरू के ऊपर जो ये इक्वेडोर वाला देश देखा था ना आपने, ये देश गरीब देश है, और इसके पास कई सारे आइलैंड्स भी हैं। आपने एक आइलैंड्स का नाम सुना भी होगा, जी से नाम है, गुआ कुछ करके है, हमें अभी याद नहीं आ रहा, ये इसी का है, क्या बोलते हैं, इक्वेडोर का। रिसेंटली जो कैलासा देश बना है, इक्वेडोर से ही एक आइलैंड खरीद करके, एक बाबा थे नित्यानंद या क्या नाम था, उन्होंने एक देश बनाया कैलासा, न्यूज में था, भारत के फरारी बाबा हैं, और वहां पे वो बना रहे हैं एक देश। तो ये जो इक्वेडोर है ना, यहाँ पे ये इक्वेटर पे है, बिल्कुल यहाँ का क्लाइमेट बहुत डिफिकल्ट है, टफ है। बस जैसे सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और ट्रस्ट कीजिएगा, मैं बिल्कुल किताब, आप कोई किताब में लाइन बाय लाइन देखेंगे तो नहीं मिलेगा ये सब,
ठीक है, आप ज्योग्राफी से एमए होंगे और अच्छी बात है, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे ज्योग्राफी, बट मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, वो धीरे धीरे महसूस होगा। मैं आपको फेमिलियर करता जा रहा हूँ, एक समय ऐसा आ गया आएगा कल के बाद से, अब जब आप साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो हर देश में रुचि आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगी, थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं, कुछ तो सर ने बताया और बाकी हम जानते हैं। तो चिली तांबा और नाइट्रेट के मामले में अमीर है, और अर्जेंटीना ये बेसिकली ये भी कॉपर और बॉक्साइट इसके पास कुछ है, और जो पेरू है वो फास्फोरस प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा कहीं कहीं थोड़ा बहुत यहाँ जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में कुछ मिनरल्स इनके पास भी है, कॉपर और बॉक्साइट रिलेटेड मिनरल्स ज्यादा है, आयरन ओर नहीं के बराबर है। और इक्वेडोर जो देश है ये तो बहुत गरीब देश है इक्वेडोर, और ये कोकीन, चरस, हेरोइन, गांजा, स्मगलरों का देश है ये। इक्वेडोर जो है ये स्मगलरों का देश है, ये गरीब देश है, या हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा प्रोड्यूस भी करता है, और सरकारी मान्यता है वहां पे, सरकार खुद प्रमोट करती है उगाओ और बेचो। तो ये बहुत ही अलग तरह का देश है। उसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है बोलीविया, पेरू और ब्राजील के बीच में एक देश है, लैंडलॉक देश है बोलीविया। बोलीविया में वाटर क्राइसिस, दुनिया का सबसे ड्राई कंट्री है, ड्राई कंट्री, पानी की इतनी किल्लत हो जाती है वहां पे कभी कभी कि उस पानी के लिए बंदूक और तोप लेके चलना होता है। वहां की सरकार ने एक बार पानी बेचने का ठेका दे दिया था प्राइवेट कंपनियों को, तो प्राइवेट कंपनियों ने पानी का दाम इतना बढ़ा दिया था कि जितने में लोगों की महीने की सैलरी नहीं आती थी उससे कई गुना ज्यादा पानी का बिल आ जाता था। तो दिल्ली में केजरीवाल फ्री कर रखा है वोट, जो भी चुनावी राजनीति हो या कुछ भी हो, फायदा तो लोगों को है, लेकिन वहां की सरकार ने उल्टा पानी का वितरण दे दिया था प्राइवेट कंपनियों को, तो गोलियां चल गई थी, खून की नदियां बह गई थी पानी के लिए। दारू सस्ता है, पानी महंगा है वहां पे, ऐसा देश है बोलीविया। वो तो थैंक गॉड प्रकृति ने यहाँ पे एक ऊंचाई पे झील दे दिया है टिटिका का, इससे पेरू को भी पानी मिलता है, और एंडीज के ऊपर से बोलीविया भी ये पानी ले जाता। तो बोलीविया में भी तांबे की खान है, बोलीविया का जो पठार है ना, इस रीजन में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है बोलीविया के पठार में है। तो आप कहेंगे सर तब से तो लग रहा है कि खाली दक्षिण अमेरिका में तांबा 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 है। नहीं, तांबा के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी जो दक्षिण अफ्रीका में अब तक देखा गया है, यहाँ बोलीविया के पठार में भी तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा सबसे ज्यादा यहाँ पे भी है, बोलीविया के पठार में भी तांबा एल्यूमिनियम, चिली के चिक्की कमाटा में भी तांबा एल्यूमिनियम, तांबा मेनली, पेंटागोनिया में भी तांबा, ठीक है, और पेरू तो फास्फोरस बेच ही रहा है, ये नाइट्रेट बेचता था। अब हम आते हैं यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया, एक देश है जिसका नाम क्या है, कोलंबिया। तो कोलंबिया वाला देश, यहाँ के बाद वाले देश में अब ये पेट्रोलियम वाले देश आ गए। पेट्रोलियम कोलंबिया के पास भी है, पेट्रोलियम वेनेजुएला के पास भी है, ठीक है, पेट्रोलियम और सेल गैस और नेचुरल गैस वाला देश हो गया कोलंबिया, ठीक है, और वेनेजुएला, इन दोनों के पास पेट्रोलियम और कोल गैस है। और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेट्रोलियम तो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो उसके बाद हम आते हैं इन दो देशों के बाद, यहां पे एक देश है गुयाना, और फिर है सूरीनाम, और फिर है फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना तो स्वतंत्र नहीं है, फ्रेंच गुयाना फ्रांस की कॉलोनी है, फ्रांस का उपनिवेश है, फ्रांस की कॉलोनी है, ठीक है। तो फ्रांस यहां पे क्या करता है, अभी भी यहां पे फ्रांस जो है सैटेलाइट भेजने के लिए स्टेशन बना रखा है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बना रखा है। भारत भी जब बहुत कमजोर था ना, बहुत अच्छे प्रीति जी लिख रही हैं, उस आइलैंड का नाम, चलिए बहुत अच्छे जी से था, गलापेगोस द्वीप, ग्लापेगस द्वीप, जो भी, हम इक्वेडोर को याद रखें, बट हम रटते नहीं है कोई चीज, इसलिए मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं रटता, मेरे से रटा नहीं जाता चीजों को। आप, मैं समझता हूं और मैं सोचता हूं मेरे भाई बहन भी धीरे धीरे समझे और समझ के दिमाग में बिठाए। तो ये हो गया, फ्रांस की कॉलोनी है ये, नाम है फ्रेंच गुयाना, और यहाँ के जो लोग हैं अपने को फ्रेंच बताना ज्यादा श्रेयस्कर समझते हैं, और ये पहले तीनों मिला के गुयाना हुआ करता था। और यहाँ इस गुयाना में एक प्लेटू है जिसका नाम है गुयाना का पठार, इसी पठार पे वो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल, यहीं से कैरो नदी निकलती है, कैरोना नदी निकलती है, जो ओरनिको में मिलती है। जो गुयाना का पठार है ना, ये डायमंड है इसमें, गोल्ड है इसमें, तो यहाँ पे मिनरल्स, डायमंड, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर का भी कुछ क्वांटिटी है यहाँ पे। और ये तो भाई पेट्रोलियम वाला हो गया, ये भी पेट्रोलियम वाले हो गए।
और जो सूरीनाम है इसमें भी कुछ मात्रा में इसके पास भी पेट्रोलियम है और ये भी गोल्ड डायमंड वाला देश है। अब बच गया एक बहुत बड़ा, ब्राजील। ब्राजील में जो ब्राजीलियन का पठार है, जहां कैंपास घास का मैदान है, यहां एग्रीकल्चर तो होता ही है, इसमें थोड़ा सा लोहा है, बहुत कम क्वांटिटी में ब्राजीलियन के पठार के पास लोहा है, और बहुत कम क्वांटिटी में ब्राजील के पठार में कोयला भी है, बहुत कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में इसके पास कोयला है, कम मात्रा में लोहा है, लेकिन टीन में ये आगे है, ये भी टीन, इसके पास भी टीन, बॉक्साइट भी इसके पास बहुत है, और कुछ क्वांटिटी जो इधर बारबारोमा का पठार है इसमें भी कहीं कहीं कुछ मात्रा में इसके पास हल्का फल्का क्या मिलता है, ये आयरन मिलता है, और साथ ही साथ मिलता है यहाँ पे गोल्ड भी मिलता है इसमें भी। लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड डायमंड में आगे कौन है, गुयाना का पठार। तो कुल मिला के हमने देखा कि ज्यादातर साउथ अमेरिकी देश जो हैं उनके पास खनिज के नाम पर तांबा बॉक्साइट, तांबा बॉक्साइट, तांबा पेट्रोलियम। उत्तरी भाग में जो देश हैं, खास करके कोलंबिया और वेनेजुएला, इनके पास पेट्रोलियम है और ये पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। वेनेजुएला सबसे आगे है साउथ अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादन में। कोलंबिया भी पेट्रोलियम उत्पादन करता है, लेकिन वेनेजुएला ज्यादा आगे रहा है, और वेनेजुएला के इसी पेट्रोलियम उत्पादक देश होने के कारण राजनीति का शिकार वो हो जाता है। चलिए, आज एक किसी भाई का माइक कोई नया लगता है, बच्चा एंट्री किया है क्लास में। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। तो रेडमी जी, आप अपना जो नाम है उसको रेडमी से अपना नाम कर लीजिएगा। दिस इज ज्योग्राफी क्लास, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीजों का। खनिज के मामले में कुल निष्कर्ष क्या निकला? पहला कंक्लूजन निकला खनिज के मामले में, दक्षिण अमेरिका खनिजों के मामले में गरीब है, भंडार सीमित हैं खनिजों के, और लौह धातुओं का अभाव है। अलौह धातु में आयरन फैमिली के जो मिनरल्स हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि जो नॉन आयरन फैमिली के जो मिनरल्स हैं उसमें ये रिच हैं। मिनरल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ डिस्कवरी ऑफ द स्टोर ऑफ द मिनरल्स। जो खनिजों के भंडार हैं उनकी खोज प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही है। और तीसरा जो एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि जो नॉर्थ रीजन में, जैसे वेनेजुएला और कोलंबिया, ये दो देश पेट्रोलियम उत्पादक देश है, और गुयाना जो है वो डायमंड प्रोड्यूस करती है और थोड़ा बहुत गोल्ड भी प्रोड्यूस करती है। ब्राजील ने कृषि पर फोकस किया है ज्यादा, अर्जेंटीना ने वाणिज्यिक कृषि और एग्रीकल्चर जो है लाइव स्टॉक रैंचिंग पे फोकस किया है ज्यादा। अब यहां से मुख्य परीक्षा के स्तर का दो विचार करने वाला प्रश्न उत्पन्न होता है। पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कारण है कि उत्तरी अमेरिका की तुलना में दक्षिण अमेरिका की देशों में औद्योगिक विकास कम हुआ है। क्वेश्चन आता है ना कि उत्तरी अमेरिका उद्योग में धनी है, जबकि दक्षिण अमेरिका कृषि कार्यों में ज्यादा आगे है, धनी है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अमेरिकी देश उत्तरी अमेरिकी देशों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्यों? उत्तर साफ है, स्पष्ट है। पहला उत्तर यह है कि उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला का भंडार है और लोहा का भंडार है, जबकि दक्षिणी अमेरिका में यदि ब्राजील को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी भी देश में कोयला और लोहा के भरपूर भंडार नहीं है और ना ही उसका उत्पादन होता है। जबकि कोयला और लोहा औद्योगिक क्रांति की एक तरह से आधारशिला है। जिन देशों में कोयला लोहा नहीं है वहां इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना पहले के दिनों में कठिन थे। जिस समय औद्योगिक क्रांति का दौर आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया, उस समय भी ये पीछे रह गए। यहां कृषि बागान ज्यादा थे, इसलिए दास प्रथा को लेकर के, कृषि श्रमिकों और दास प्रथा को लेकर के दक्षिण अमेरिका की नीति हमेशा से अलग रही है और उत्तरी अमेरिका की नीति अलग रही है। दक्षिण अमेरिका को दासों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि कृषि कार्य जो होता है श्रम प्रधान कार्य होता है, लेबर बेस्ड एक्टिविटीज है। एग्रीकल्चर में हाई लेवल पे डिमांड है, किसका? लेबर का। तो लेबर चाहिए था इनको।
एग्रीकल्चरल एरियाज को मैनेज करने के लिए इनको लेबर चाहिए था, और स्लेवरी से इसको इजीली लेबर मिल जा रहा था। इसलिए जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, यहां पे स्लेवरी को सपोर्ट करने वाले जो बगान मालिक थे, एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स थे, वो स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज स्लेवरी वाज नीड ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, किसानों की जरूरत थी, किसानों की जरूरत थी स्लेवरी इस साउथ अमेरिका में। कारण क्या था? देखो, विकल्प नहीं था उनके पास, कृषि के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था दक्षिण अमेरिका में। क्यों? उद्योग में ये सीमित थे। उद्योगों में सीमित होने का कारण था लोहा और कोयला कम मिलना। कौन कौन सा खनिज मिलता है अभी ही ओरली याद कर लेते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया मेनली कौन से खनिज में धनी है? तो वेनेजुएला और कोलंबिया मूलतः धनी है किसमें? पेट्रोलियम में धनी है। बिल्कुल, आप मन ही मन दोहराते जाना कि जो वेनेजुएला और कोलंबिया है वो पेट्रोलियम उत्पादक देश है। ठीक है, उसके अलावा फिर मैंने आपसे बात की कि ब्राजील जो है वह मुख्यतः उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वह कृषि है। क्यों? क्योंकि ब्राजील में भी लिमिटेड नियम, मतलब सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में कोल और आयरन ओर है, और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वहां पे वो नॉन फेरस मिनरल्स का है, अलह धातुओं का है। और इन अलह धातुओं पर, यानी नॉन फेरस जो है, उन पर इंडस्ट्री डेवलप होने में थोड़ी डिफिकल्टीज है। यही कारण है कि ब्राजील ने फोकस किया है एग्रीकल्चर को, चाहे वो रबड़ की खेती हो, चाहे वो पाइन एप्पल की खेती हो, चाहे वो सुगर कैन की खेती हो, चाहे वो कॉफी की खेती हो, चाहे वो सोयाबीन की खेती हो। इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ब्राजील का, कृषि बगानों का देश है ब्राजील। ठीक है, इक्वेडोर भी पीछे क्यों है? क्यों गरीब देश है? क्यों स्मगलिंग और ये चरस, कोकीन, हेरोइन, गांजा, भांग, वही मैरिजोना या मैरियोना जो भी बोलते हैं, उन चीजों पे क्यों फोकस किया? बिकॉज वहां भी वही है, एक तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बहुत डिफिकल्ट क्लाइमेट है, दूसरा विषुवत जलवायु पूर्णतः कठिन है वहां की, और उसके साथ साथ मिनरल्स की कमी है, कोई मिनरल्स, कोई खनिज का भंडार वैसा नहीं है। ठीक है, कोलंबिया और वेनेजुएला में पेट्रोलियम का खान है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी पेट्रोलियम के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, या तो पेट्रोलियम या तो भुखमरी। क्यों? क्योंकि जो वेनेजुएला है वहां पे जो घास का मैदान है जिसका नाम लाइनोस है, लाइनोस अनप्रोडक्टिव है, यानी वो प्रेरी और पंपास की तरह उपजाऊ नहीं है। लाइनोस जो है प्रेरी, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी और अर्जेंटीना के पंपास की तरह उपजाऊ नहीं है, तो लाइनोस में कृषि भी उतनी बेहतर नहीं हो सकती। अब कृषि हो नहीं सकती, दूसरा खनिज नहीं है, तो इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? इकोनॉमी डिपेंड करता है किस पे? पेट्रोलियम पे। और पेट्रोलियम का व्यापार यदि बिगड़ गया उसका, तो वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस परिवार का आर्थिक स्रोत या आर्थिक आधार कोई एक ही इनकम सोर्स है, और वो इनकम सोर्स यदि लड़खड़ा गया, तो परिवार लड़खड़ा गया। तो उस परिवार को यह सोच के चलना चाहिए कि हम एक इनकम सोर्स नहीं रखें, हम दो तीन इनकम सोर्स क्रिएट करें, ताकि यदि कोई एक यदि घर भराने लगे तो उसको दूसरा संभाल पाए, सपोर्ट दे पाए, ताकि सब सबल बने। ये मेंटल पढ़े लिखे होने का एक बेनिफिट होना चाहिए कि हमें ये सोच के चलना चाहिए, देशों से भी सीखना चाहिए। वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, क्यों? क्योंकि पूरी वेनेजुएला की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी? पेट्रोलियम पे। और थोड़ा मोरा गोल्ड का भी प्रोडक्शन था, क्योंकि जो गुयाना प्लेटू है, गुयाना का पठार है, उसका कुछ हिस्सा वेनेजुएला में भी आता है, और गुयाना प्लेटू गोल्ड और डायमंड में धनी है, तो कुछ मात्रा में गोल्ड भी कलेक्ट कर रखा था उन्होंने, और उसका पेट्रोलियम ही मेन बेस था उसकी इकोनॉमी का। और अमेरिका के साथ बन नहीं रहा था, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐसा कुछ षड्यंत्र किया कि जो पेट्रोलियम की प्राइस थी वो कंट्रोल करना चाहता है। यूएस चाहता कि जिसके पास भी पेट्रोलियम है वो देश उसकी सुने, उसके अकॉर्डिंग चले, और ये नहीं चला। षड्यंत्र हुआ, पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी हुई, उससे क्या हो गया? गिर गई सरकार, और रुपये वहां की वैल्यू गिर गई रुपये की, और भयंकर क्राइसिस आया। लोग ना सड़क पे फेंक दे रहे थे, रुपया का वैल्यू ही खत्म हो गया था। बार्टर सिस्टम आ गया था वहां पे कि ये सामान दो तो वो सामान लो। ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन 21st सेंचुरी में आ गई थी। चलो अब आगे चलते हैं। हमने खनिज भी देख लिया, और खनिज पर आधारित उद्योग कम है दक्षिण अमेरिका में। खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है, लिमिटेड है। दक्षिण अमेरिका में कृषि आधारित उद्योग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पास मैदान ज्यादा है, चाहे वो लाइनोस का मैदान हो, चाहे वो लाइनोस का मैदान हो, चाहे वो सेल्वास का मैदान हो,
चाहे वो कंपास का मैदान हो, चाहे वो साराटाओ का मैदान हो, चाहे वो कटिंगा का मैदान हो, चाहे वो माटो ग्रासो का मैदान, ये ग्रान चाको का मैदान हो, या फिर पंपास का मैदान हो। ये मैदानी क्षेत्र ज्यादा है किनके पास? साउथ अमेरिका के पास। और रेस्ट एरियाज कैसा है? ये पर्वतीय क्षेत्र है, एंडीज का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ना उद्योग हो सकता है प्रॉपर तरीके से, ना कृषि हो सकती है। और इन क्षेत्रों में जहां मैदान है वहां सिर्फ कृषि हो सकती है। तो अब आप दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी समझ सकते हैं, क्यों दक्षिण अमेरिका एक विकासशील देशों का महादेश है, ये भी समझ सकते हैं। क्योंकि एक तो इनके पास खनिज सीमित है, दूसरा इनकी तकनीक में ये पिछड़े हैं, और तीसरी बात ये तकनीकों में भी पिछड़े हैं, और तीसरी बात ये है कि इसका जो हिस्सा उपजाऊ है वो सीमित है। पंपास एरिया और कंपास एरिया जो है, यही दो एरिया उपजाऊ है। और पंपास अर्जेंटीना के पास है और ब्राजील के पास कंपास है। क्या कारण है कि पूरे दक्षिण अमेरिका में दो ही देश अपने आप को ताकतवर क्लेम करते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना? देश तो और भी हैं, तो ब्राजील और अर्जेंटीना ही अपने आप को पावरफुल साबित करने में क्यों लगे हैं? क्योंकि इन्हीं के पास दो महत्वपूर्ण चीज है, एक के पास कैंपास है, दूसरे के पास पैम्पास है। और ब्राजील का कहना है कि मेरे पास कैंपास के साथ साथ सेल्वास भी है। तो ब्राजील सेल्वास को भी प्रोडक्टिव बनाने में लगा पड़ा है। अब तक जो सेल्वास यानी अमेजन का जंगल था, वो एक नेचुरल फॉरेस्ट के रूप में था और दुनिया के लंग्स के रूप में वर्क कर रहा था। बट नाउ ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन, हम बड़ा तो हम बड़ा, और उस कंपटीशन का शिकार हो रहा है अमेजन का जंगल। और ब्राजील जो है बहुत ही एम्बिशियस हो गया है इस बात को लेके कि आई विल मेक सेल्वास प्रोडक्टिव, कि हम सेल्वास से भी प्रोडक्शन करेंगे, चाहे रबड़ का करें या सोयाबीन का प्रोडक्शन करें या जो पॉसिबल हो वहां पे। सोयाबीन रबर पॉसिबल है तो वो क्या वो प्रोडक्शन करना चाहता है कहां? सेल्वास यानी अमेजन के जंगल में। चलो हम अब आपको ले चलते हैं कहां? कृषि और मेन मेन शहर बता देते हैं, मुख्य मुख्य शहर, कैपिटल टाउन ज्यादा फेमस है। जैसे अर्जेंटीना की राजधानी कहां है? ब्यूनस आयर्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है, अर्जेंटीना की जो राजधानी है, सबकी सब यहाँ पे कैपिटल टाउन ही याद रखना है। कई बार बीपीएससी ने पेरू की राजधानी पूछा है, लीमा। ठीक है, तो इसलिए हम कैपिटल टाउन एक एक बार देख लेते हैं, क्या जाता है 2 मिनट में, कुछ नहीं। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। जो अर्जेंटीना है ये बाहर निकाल दिए, ये अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, यहां है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना का पार्ट है, अर्जेंटीना की राजधानी है। हर एक राजधानी जानना जरूरी है आपको। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल हो गई ब्यूनस आयर्स। फेमस क्यों है ब्यूनस आयर्स? रिसेंटली वहां पे विकासशील देशों की एक समिट हुई थी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और ब्यूनस आयर्स के ठीक इस तरफ यहाँ माउंटे वीडियो है, माउंटे वीडियो, वीडियो नाम है शहर का, जैसे दिल्ली वैसे माउंटे वीडियो। ये किसका है? उरुग्वे का, ये यूरुग्वे का की राजधानी है, यूरुग्वे की। तो यूरुग्वे और अर्जेंटीना, इन दो की राजधानी आपने याद रखनी है। ये यूरुग्वे की राजधानी है और ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अब बच गया ये ब्राजील, इसकी भी राजधानी कई बार ये पूछते हैं, ब्राजील की राजधानी भी पूछते हैं, तो आप ब्राजील की भी राजधानी याद रखिए। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया, याद रखिएगा, ब्राजीलिया राजधानी है ब्राजील की, ब्राजीलिया। अब ज्यादा देश नहीं है इसलिए रटवा रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए याद करवा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखवा रहा हूं, एक नजर मार लो। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, याद रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। माउंटेवीडियो इसकी राजधानी यूरुग्वे की, और ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। खास करके ये और ये पूछता है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और एक देश है यहाँ पे, हमने बताया था ना, एक देश है, ये डब्ल्यू को तो आपको ब्राजील के अंदर लेना है ना, याद रखना है, इन चीजों पे ध्यान रखना है। अब ये 3 देश तो याद है ही, ये भी याद है आपको, ये भी याद है, ठीक है, ये भी याद है, और ये पेरू याद है, ये इक्वेडोर याद है, और यहाँ बोलीविया और पराग्वे। अब ये पूरा रीजन हो गया किसका? चिली का। तो आप अब देशों का राजधानी कैपिटल जरूर लर्न करिएगा। ब्राजील ब्राजीलिया है, चाइल का सेंटियागो है, बताया था मैंने, अकांकागुआ के पास सेंटियागो है। और पेरू की राजधानी बताया था मैंने आपको, लीमा है,
ये ज्यादा पूछता है, पेरू पूछता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी पूछता है अर्जेंटीना, और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पूछता है। तो ये 3 राजधानी हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। पेरू की राजधानी पूछता है लीमा, और इसके अलावा इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। एकदम इक्वेटर पे स्थित है ये क्विटो, इसीलिए ये पूछता है कि इक्वेटर पे जो राजधानी है वो कौन है, वो है क्विटो। किसकी राजधानी है? इक्वेडोर की। तो इंपॉर्टेंट को फोकस करना, बाकियों को सिर्फ सुन लो, ठीक है। इसके अलावा चिली देख लिया, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, बोगोटा राजधानी है कोलंबिया की, और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, पराग्वे की राजधानी आंसुसियन, पेरू लीमा बता दिया, सूरीनाम पैरामीबो है नहीं पूछता, उरुग्वे मॉन्टेविडियो है पूछता है, वेनेजुएला पूछ सकता है काराकास, वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, काराकास ये भी पूछ सकता है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली की राजधानी सेंटियागो, और पेरू की राजधानी लीमा। इससे ज्यादा बाहर पीटी में कोई क्वेश्चन नहीं आना है, और मुख्य परीक्षा के लिए साउथ अमेरिका हमारा पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी आएगी तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे, उसको अप टू डेट करते रहेंगे। अभी तत्काल इतना इंफॉर्मेशन है। आते हैं अब नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 2 तरह की कंट्री, 3 तरह के ग्रुप हैं कंट्री के। एक तो मेनलैंड के 2 ग्रुप हो गए, मुख्य भूमि के देशों को 2 भाग में बांटते हैं, और एक है कैरिबियन कंट्रीज। दरअसल नॉर्थ अमेरिका के साथ हम लोग सेंट्रल अमेरिका भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ हमारी मजबूरी है कि हमें क्या पढ़ना पड़ता है, सेंट्रल अमेरिका को भी पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हम सेंट्रल अमेरिका भी पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ। तो ये नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम है। अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे बनाने में, मुझे पता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ आइलैंड्स पे फोकस जरूर कर लीजिएगा। जैसे एक आइलैंड यहां है न्यू फाउंडलैंड, दूसरा आइलैंड यहां है बफिन, तीसरा आइलैंड यहां है विक्टोरिया, ये, और 3 आइलैंड ऊपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है ये तीनों आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। नाम लिखते जाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यू फाउंड लैंड है ये, और इसका नाम है बफिन आइलैंड, और इसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया के नाम से पूरी दुनिया में जगह मिलेगी, और जहां पे कोई विक्टोरिया नाम का द्वीप, विक्टोरिया नाम का झील, विक्टोरिया नाम का वाटरफॉल, विक्टोरिया नाम का मरुस्थल मिले, समझ लेना ये अंग्रेज आए थे। ब्रिटिशर्स ने विक्टोरिया को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत जगहों के नाम यही कर रखे हैं, विक्टोरिया विक्टोरिया। तो बफिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, न्यू फाउंड आइलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड जो आइलैंड है ये सब नॉर्थ वाले आइलैंड हुए कनाडा के, ये कनाडा के आइलैंड्स हैं। यहाँ पे एक स्वतंत्र देश है जे फॉर जमैका, यहाँ एक स्वतंत्र देश है सी फॉर क्यूबा, यहाँ एक स्वतंत्र देश है एच फॉर हैती, और डी आर फॉर डोमिनिकन रिपब्लिक। फिर ये स्वतंत्र नहीं है, प्यूरोटिको ये ये नॉर्थ अमेरिका, जो अमेरिका है, अमेरिका का पार्ट है प्यूरोटिको। फिर छोटे छोटे यहाँ एंटीगुआ, बाराबोसा, बाराबोडा, ग्रेनेडा, ग्रेनेडा गए थे अभी हाल फिलहाल में आपके राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति ग्रेनेडा यहीं पे है, तो ये स्वतंत्र देश है ग्रेनेडा। इसी तरह एंटीगुआ, बाराबोसा, बाराबोडा ये सब स्वतंत्र देश है। और लास्ट में एक हमारा बिहार यूपी वाला देश है जिसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है ये बिहार यूपी का लोग बसा रखा है वहां पे, ठीक है। बिल्कुल जहां पे माराकाइबो झील है उसके पास में ही है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो अभी हम इसी चीज पे फोकस करने वाले हैं कि कौन कौन सा
कंट्री था वो तो पढ़ चुके थे आप सबको। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? भौतिक भूगोल। यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका कहेंगे, बोलेंगे भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। और सब बच्चों को, सब भाई बहनों को, सारे जितने भी अपने मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनको पता चल चुका है अब कि धर्रा वही रहेगा। भौतिक भूगोल पढ़ते समय सबसे पहले हम इसको फिजिकल रीजन्स में बांटेंगे। फिजिकल रीजन्स में बांटने के बाद पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, खनिज, इन चीजों का एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू, हमें डेप्थ में नहीं जाना, हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं उस पे, साउथ अमेरिका पे। हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारी एक समझ बन जाए कि कहां पे क्या है। तो चलिए सबसे पहले माउंटेन्स देखते हैं। इस तरफ यहां एक माउंटेन है, ठीक है, फिर एक यहां माउंटेन है, पर्वत है, व्हाइट ही लेते हैं ज्यादा दिखे, ब्लू ब्लू ठीक है। यहां एक माउंटेन है और यहां एक माउंटेन है। इसके किनारे किनारे एक माउंटेन है, एक बीच में माउंटेन सीरीज है, और फिर एक यहां से यहां तक माउंटेन सीरीज है। और इन सारे माउंटेन सीरीज, ये सारे माउंटेन सीरीज यहां आके खत्म हो जाते हैं फिर, ठीक है। और यहां पे एक प्लेटू, एक पठार सा बनता है, फिर एक माउंटेन है, और यहां दो माउंटेन का सीरीज इस तरह से जाता है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा चौड़ाई है यहाँ माउंटेन सीरीज का। चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है एज कंपेयर एज एंडीज पर्वत अभी जस्ट ताजा ताजा पढ़ के आए हैं। ये जो चौड़ाई ज्यादा है, ये जो अलग अलग सीरीज बनाए, इन सबों को सम्मिलित रूप से रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। रॉकी पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी ना, हिमालय माउंटेन सीरीज, वैसे ही रॉकी माउंटेन सीरीज। अब रॉकी माउंटेन सीरीज ये एक तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका बनाता है, पश्चिमी पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का बनाता है। और इस रॉकी पर्वत श्रेणी में कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर्वत श्रेणियां हैं टोटल। जैसे हिमालय में हिमाद्री, हिमाचल है ना, शिवालिक, और फिर ट्रांस हिमालय में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश ट्रांस हिमालय में है। उसी तरीके से यहां पर भी कई सारी श्रेणियां हैं। अब कौन कौन श्रेणी है? सबसे इस तरफ वाले की श्रेणी का नाम है रॉकी। सबसे लास्ट में जो श्रेणी है उसका नाम है रॉकी। और उसके पहले जो श्रेणी है ये, इसका नाम है कास्केड, कास्केड पर्वत श्रेणी। और सबसे किनारे पे जो है इसका नाम है कोस्टल, तटीय पर्वत श्रेणी। तो कोस्टल कास्केड रॉकी को हम शॉर्ट में सीसीआर कह सकते हैं। यानी रॉकी का जो बीच वाला पार्ट है उसका नाम है सीसीआर, ठीक है, सीसीआर, कोस्टल, कास्केड और रॉकी। कोस्टल, वही कोस्टल, कास्केड और रॉकी, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा विशाल, सबसे ज्यादा विस्तृत और ऊंचाई वाला जो पार्ट है, ये एक कंबाइंडली देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ऊंचा वाला पार्ट है। यहाँ ये इस रीजन में इसकी ऊंचाई ज्यादा है यहाँ पे। क्यों यहाँ ज्यादा ऊंचा है ये? जैसे एंडीज वहां ऊंचा था ना, सेंटियागो के पास एकांकागुआ चोटी थी उसकी, उसी तरीके से ये रीजन सबसे ज्यादा ऊंचा है। और ये ऊंचा होने का कारण बताएंगे अभी। जस्ट पहले आप 8 श्रेणी का नाम याद कर लो। एक तो हो गया सीसीआर, कोस्टल कास्केड, रॉकी। और ऊपर जो है 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां। एक और श्रेणी मैं भूल गया था बनाने। एक श्रेणी का नाम है, इसका नाम है अलास्का। एक श्रेणी है नीचे इधर, इसका नाम है अलास्का, ठीक है। अलास्का एक पर्वत श्रेणी है छोटी सी। और दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है ब्रुक्स, MBA नाम से हम बच्चों को याद करने के लिए कहते हैं, MBA, मैकेंजी ब्रुक्स अलास्का। M B और A, मैकेंजी ब्रुक्स अलास्का। 3 श्रेणी ऊपर है, कुल 9 हो गए। क्या? MBA, CCR, सबसे ऊपर MBA, मैकेंजी ब्रुक्स और अलास्का, और उसके नीचे CCR, कोस्टल कास्केड और रॉकी। और उसके नीचे जहां पे कोस्टल कास्केड रॉकी खत्म हो रहा होता है वहां एक पठार है। इस पठार का नाम कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार है। यहाँ पे कोलोराडो की नदी है, यहाँ पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। यहाँ पे ये जो पठार है ये भी वैसे ही है जैसे बोलिविया का पठार, जैसे तिब्बत का पठार, इंटर माउंटेनियर प्लेटू। इसका नाम क्या है? इस इंटर माउंटेनियर प्लेटू का नाम है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। ये बीच में बिल्कुल
रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच में है ये बिल्कुल, और उसके नीचे एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सियरा नवेदा। क्या नाम है? सियरा नवेदा। एप्पल कंपनी का यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो उसका जो वो सियरा शब्द यूज करता है, वो सियरा, ठीक है, वो उसका अपना मतलब एक स्पेशल तरीके का पॉइंट है। अब बच्चा कह रहा है सर बार बार एग्जिट हो जाता है। मैं एग्जिट नहीं करता हूं बेटा, वो तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम होगी। तो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास। दो ऑप्शन है, या तो आप संघर्ष करो या फिर आप सरेंडर करके आप नेक्स्ट वेट करो। दो तरह के लोग होते हैं, एक संघर्ष करने वाले, एक इंतजार करने वाले। सुना होगा आपने डायलॉग। तो दोनों में से कोई एक तो बन के रहना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा कोशिश करो, संघर्ष करो, क्योंकि जो साधन मैं उपलब्ध करा सकता हूं आपको वही करा रहा हूं। मैं ऑफलाइन उपलब्ध कराने में असमर्थ हूं, क्योंकि हम सब भाई बहन बिहार के अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्र से हैं। ऑफलाइन मैं दिल्ली हूं और आप बाहर हैं, तो ऑफलाइन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। कोलोराडो का पठार देख रहे थे आप, और कोलोराडो के पठार के नीचे सियरा नवेदा नाम का पर्वत था, और यहाँ एक पर्वत पूरब की तरफ गया था और एक पर्वत पश्चिम के तट पे गया था। जो पूरब की तरफ गया उसका नाम देखिए, एक वर्ड सिखाए थे हम आपको, ऑक्सीडेंटल, और एक वर्ड सिखाए थे हमको आपको ओरिएंटल। ओरिएंट मतलब पूरब और ऑक्सीडेंट मतलब पश्चिम। तो सियरा माद्रे पर्वत का नाम, दो पर्वत, एक सियरा नवेदा और एक सियरा माद्रे, ये नीचे मैक्सिको की तरफ। रॉकी का निचला हिस्सा 3 नामों से जाना जाता है, रॉकी का ऊपर का हिस्सा 3 नामों से जाना जाता है, और खुद रॉकी 3 है। कमाल है ना? 3 पैरेलल सीरीज है रॉकी का, और 3 ब्रांच ऊपर निकला है। और देखो रॉकी को याद रखने का हम ऐसे करते हैं, ऐसे 3 ऊपर है और 3 पैरेलल है और 3 नीचे है, ऐसे है रॉकी। यानी 3 + 3 + 3 है। नॉर्थ में भी 3, एमबीए अलास्का इस तरफ, ब्रुक्स इस तरफ, मैकेंजी इस तरफ। ये 3 सी सी आर, याद रहेगा, CCR। और नीचे भी 3, सबसे पहले सियरा नवेदा, उसके बाद सियरा माद्रे, और उसके बाद फिर सियरा माद्रे। 2 सियरा माद्रे है। सियरा माद्रे का 2 रूप है, एक पूरब गया तो सियरा माद्रे ओरिएंटल, एक पश्चिम गया तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। एक समझ बनाइएगा प्लीज, समझ बनाइएगा। सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सबसे पहले हमने बताया ना कि हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कौन कहां क्या है। एक बार समझ में आ गया ना कि कौन कहां क्या है, तो फिर हम ये समझे कि वो वहां क्यों है। क्यों है इसका उत्तर मेरे जहन में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि वो वहां क्यों है। और एक बार मुझे ये समझ में आ गया कि वो वहां क्यों है, तो उसके बाद कोई प्रश्न पूछेगा, कहीं से घुमा के पूछे, हम अपनी समझ से उसको एक बेहतर उत्तर विद डायग्राम से देंगे, विद डायग्राम से देंगे, और वो जरूर प्रभावित होगा। उसको कुछ नयापन मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, घिसा पिटा रटा पिटा नहीं मिलेगा। वो सोचेगा कि इसको पूरी समझ है, इसको जगह की पूरी जानकारी है इस जगह की। जैसे मान लीजिए किसी अननोन जगह पे आप गए और वहां जाके आप उससे पूछ रहे हैं, भाई एक एड्रेस बता दो। आप बीपीएससी हैं, आप बीपीएससी हैं या यूपीएससी हैं, और वो जो लड़का जिससे आप एड्रेस पूछे वो एस्पिरेंट है। आपने उससे पूछा कि भाई आलोक सर कहाँ रहते हैं, उसका एड्रेस बता दो। दो बातें होंगी, या तो वो लड़का को उस जगह की अच्छी नॉलेज होगी तो बढ़िया एड्रेस बताएगा, परफेक्ट एड्रेस बताएगा, आपको मजा आ जाएगा, वाह भाई बेहतरीन बताया, हम पहुंच जाएंगे। और यदि वो बच्चा अनाड़ी निकला तो, और आप बड़े खूबसूरत हैं एकदम, बीपीएससी यूपीएससी जैसे हैं, तो लड़का इंटरेस्ट लेगा आप में, लेकिन वो आपको कुछ और ही बताएगा। किसको पूछ रहे थे? आलोक सर, सुने तो हैं, थोड़ा थोड़ा सुना लगा, दाढ़ी है क्या उनको बड़ा बड़ा? वो मतलब सिंपल सी बात है, वो बतबंदर करेगा। यानी उसका जो आंसर होगा ना, उसमें उसमें वो चीज नहीं होगा जो आप ढूंढ रहे हैं। आप एड्रेस ढूंढ रहे हैं और वो पूछ रहा है, आपको बता क्या रहा है वो, कि उसको थोड़ा दाढ़ी है क्या, उसका एक आंख खराब है, या कुछ और ही। यानी अटाक अटपटा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप तक मेरी बात पहुंच रही होगी। आप यूपीएससी हैं, आप बीपीएससी हैं, वो लड़का एस्पिरेंट है आंसर लिखने वाला। समझ अच्छी है, आपको उस जगह की जानकारी है, तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो बेहतर बताएंगे। चलिए, माउंटेन याद रखिएगा, रॉक की मैंने इस तरीके से याद रखिएगा, एमबीए, सीसीआर,
और एस एस एस, नीचे तो सब एस 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 है, 2 एसएम है, एक एसएन है, सियरा नवेदा। नवेदा, दिल्ली में एक नवेद है, बड़ा सबका मुर्गा बनाता है, सियरा नवेदा। और दूसरा सियरा माद्रे और ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। याद रहेगा ना आपको इन माउंटेन्स का नाम। चलिए हम मान के चलते हैं कि आपको याद रहेगा। आप ये बताते हैं कि ये माउंटेन बना कैसे, यानी कि थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्यों का भी जानकारी जरूरी है कि ये पर्वत जो बना है कैसे बना, क्यों बना है। दरअसल जो ये उत्तरी अमेरिका पर्वत श्रेणी है, ये इस ओर गति कर रही है। अब हो सकता है मेरे कोई छोटे भाई बहन हो, उनके मन में आ जाए ये इधर गति क्यों कर रहा है। तो ये दो लोग दो तरफ गति कर रहे हैं, इस तरफ यूरोप है, वो उधर गति कर रहा है, और ये अमेरिका है, ये इधर गति कर रहा है। इन दोनों के दो तरफ जाने से अटलांटिक महासागर के बीच का छाती फट रहा है बजरंगबली की तरह, ठीक है। और अटलांटिक महासागर के बीच में मिड ओशियनिक रीज क्रिएट हो रहा है, मध्य महासागरीय कटक क्रिएट हो रहा है। यहां तक में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरुजी ने किसी किताब में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अटलांटिक महासागर के बीच में कटक बन रहा है, मध्य महासागरीय कटक बन रहा है, ठीक है। आज मेरी एक हिस्ट्री की छोटी सी हाफ एन आवर की हिस्ट्री ऑप्शनल की डेमो है, तो अभी हम उस डेमो को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन हम आपसे सेट प्रैक्टिस करेंगे। और सेट प्रैक्टिस को सीरियसली लीजिएगा, मैंने ढूंढ के निकाला है कोचिंग वालों में से जिनका बेहतर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन फॉर बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे आईएएस वाले भी कूद पड़े हैं, आईएएस वाले कोचिंग कूद पड़ा है बीपीएससी वालों को पढ़ाने के लिए, हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो बीपीएससी को बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, मैं उस पर भी मेरी पैनी नजर है, तो उसमें से एक दो कोचिंगों के क्वेश्चन सारे खरीद के लाए हैं और उनमें छांटे हैं। तो एक का दिखा मुझे कि उसने एनिशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में लाया है, तो वो मैं लेके आया था कल। 150 क्वेश्चन जो था वो एनिशियंट से बीपीएससी को फोकस करके था, वो मैंने पीडीएफ इंग्लिश हिंदी में भेजा आपको, साथ ही साथ आंसर को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मेरे पास बैठ के स्कैन करने वाला कोई नहीं है, मैं मोबाइल से स्कैन करके खुद ही भेजता हूं आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, यदि आप सेट प्रैक्टिस हमारे साथ कर ले रहे हैं तो उसका दूसरा बेनिफिट आपको सेट अपना एक बार फिर लगाना चाहिए, जो मैंने भेजा है उसको। एनिशियंट, मेडिवल, मॉडर्न मैं उससे करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम एक कंबाइंड सेट लाएंगे, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इंडियन हिस्ट्री के। और एक और सेट है बिहार स्पेशल का, तो 4 सेट है हिस्ट्री के। तो अभी आज दूसरा सेट हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। आज हम रॉकी तक रखते हैं, कल हम नॉर्थ अमेरिका फिनिश करेंगे। आज क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी छोटी रख रहा हूं क्योंकि पीटी फोकस्ड अभी हम ज्यादा हैं, थोड़ा सा ज्यादा है पीटी फोकस्ड, और टाइमिंग थोड़ी इंक्रीज करूंगा, टाइम थोड़ा सेट कर लूं। हो सकता है कि आपकी जो क्लास चले नाइट में चले क्लास, आई थिंक 9 बजे या 10 बजे के बाद से, 9 बजे के बाद से हो सकता है 1-1.5 घंटे की क्लास चले। कोई भी 11 बजे से पहले नहीं सोता, एक बार हम ग्रुप में आप लोगों से इस पे विचार लेंगे, सबका समस्या सुन लेंगे, उसके बाद बीच का एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो टाइमिंग थोड़ा और पीछे नाइट में ही करेंगे। दिन भर आप पीटी की तैयारी करिए, रात में 1 घंटा या अर्ली मॉर्निंग या नाइट, तो जब हम डिसाइड करेंगे आप सबों से विचार करके। आज की क्लास इतनी ही रख पाऊंगा, एक क्लास छोटी सी हिस्ट्री की है। थैंक यू सो मच। जी जी, हाँ नाइट में ही क्लास करेंगे, हमको भी नाइट में ही समय है भाई, दिन में मेरे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, कैसे मैं मैनेज करता हूँ मैं ही जानता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत वर्कलोड, और किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहता, इतने सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सबको रिप्लाई भी करना होता है। थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि धीरे 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 आप और हम दोनों के बीच एक अच्छी समझ बन जाए, भगवान करे, ऊपर वाला करे, माँ सरस्वती जो भी है। और मेरी जो टेक्निक है वो आपको अच्छे से एक बार समझ में आएगा ना, फिर ज्योग्राफी आप खुद पढ़ाने लगेंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात का, बहुत अच्छा बताएंगे आप दूसरों को। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।